नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 7 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन से। क्वेश्चन नंबर 1, recently the Prime Minister inaugurated the National Atomic Scale at National Meteorology Conclave. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 गलत है। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों एटॉमिक टाइम, रिसेंटली एक नेशनल मीटियोरोलॉजी कॉन्क्लेव हुआ था, वो न्यूज़ हमने कवर किया था, जिसमें एक एटॉमिक स्केल इंस्टॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। एटॉमिक टाइम प्रोवाइड्स द एक्जैक्ट स्पीड एट विच द क्लॉक टिक्स। देखो दोस्तों, बेसिकली एटॉमिक टाइम वो होता है जो एग्जैक्ट टाइम प्रोवाइड करता है नैनो सेकेंड्स में, ठीक है। एटॉमिक क्लॉक्स डिविएट्स ओनली 1 सेकेंड इन अप टू 100 मिलियन ईयर्स। 100 मिलियन ईयर्स में केवल 1 सेकेंड का डिविएशन होता है एटॉमिक क्लॉक से। तो आप सोच सकते हो कितने एक्यूरेट टाइमिंग देता है। ये ISRO प्रोवाइड किया है। बेसिकली 2.8 नैनो सेकेंड्स की एक्यूरेसी है एटॉमिक टाइम को। Atomic time play huge role in cutting edge technology, मतलब latest technology. Also, accurate atomic time measurement is essential in the field of weather forecast, disaster management, telecom, defense, railways and bank. तो इन सारे सेक्टर्स में accurate टाइमिंग का वैल्यू रहता है। तो ये सब सेक्टर्स में ये जो एटॉमिक स्केल लगाया, एटॉमिक टाइम स्केल लगाया, ये काम पे आएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम क्या होता है? इट इज कैलकुलेटेड बाई टेकिंग वेटेड एवरेज ऑफ मोर देन 300 एटॉमिक क्लॉक्स। 300 एटॉमिक क्लॉक से एवरेज लेते इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम पे, जो दुनिया में कहीं कहीं कोने कोने में लगाया है। यूनिवर्सल टाइम इज द टाइम स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब देखो दोस्तों, हम जो फॉलो करते हैं वो कौन सा है? यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, जो हम UTC बोलते हैं। तो GMT भी ग्रीनविच मीन टाइम, जो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन है जो 0 डिग्री है, उससे हम जो टाइमिंग लेते हैं वो सब फॉलो करते हैं हम। जैसे हमारे इंडिया का GMT प्लस 5 hours 30 minutes है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ से कैलकुलेट करते हैं। पर दोस्तों जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है ना, वो इतना कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसकी जो टाइमिंग है इतना करेक्ट नहीं आता है। मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ कहीं कहीं ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा नेग्लिजिबल ज़्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है। तो इस तरह होने से जो यूनिवर्सल टाइम है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट से इतना एक्यूरेट नहीं है। तब ये एटॉमिक स्केल वाला जो है ना, ये काम पे आता है। द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इज ए यूनिवर्सल टाइम। वैसे जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है ना, मतलब जो GMT, वो यूनिवर्सल टाइम है, ना कि एटॉमिक टाइम, राइट। अब देखो हमारे क्वेश्चन पे आता है। इसमें स्टेटमेंट 1 क्या लिखा है? एटॉमिक टाइम मेजर्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए सेकंड, प्रोवाइड्स द एक्जैक्ट स्पीड एट विच द क्लॉक टिक्स। तो बिल्कुल सही है। एटॉमिक क्लॉक्स आर प्रोन टू डिविएशन एज इट डिविएट्स 1 सेकंड इन ईच मंथ। बिल्कुल गलत है, मैंने बोला था 100 मिलियन ईयर्स में 1 सेकंड का डिविएशन है। इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम इज कंप्यूटेड बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लोकेटेड इन फ्रांस। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, मैंने एक्सप्लेनेशन में नहीं बताया है, ये सही है, ये पेरिस में ही है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इज कैलकुलेटेड इन द बेस ऑफ एटॉमिक टाइम। गलत है दोस्तों, मैंने बोला था ग्रीनविच मेरिडियन टाइम यूनिवर्सल टाइम UTC जो होता है उसमें बेस्ड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया विच आर करेक्ट। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया का, इसका रिपोर्ट भी आया था, इसलिए क्वेश्चन डाला है। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन D, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों न्यूज़ ये आया था कि देयर विल बी ओवर 319 मिलियन एल्डरली बाय 2050, थ्री-फोल्ड द नंबर आइडेंटिफाइड बाय सेंसस इन 2011 अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया के हिसाब से उन्होंने बोला है 2050 तक 319 मिलियन एल्डरली मतलब सीनियर सिटीजन होंगे इंडिया में। इन 2011 सेंसस 60 प्लस पॉपुलेशन अकाउंटेड फॉर 8.6% ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग फॉर 103 मिलियन एल्डरली पीपल। तो मतलब 2011 सेंसस की बात कर रही है, ये तो बहुत पुराना है, 10 साल पुराना है। ये लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया में ये जो 103 मिलियन जो मैक्स था वो 319 मिलियन हो गया, ठीक है। ग्रोइंग एट अराउंड 3% एनुअली, द नंबर विल राइज टू 390 मिलियन 2050. While 75% of them suffer from one or other chronic disease, 40% have one or other disability and 20% have issues related to mental health. देखो दोस्तों क्या क्या बोला है। 75% जो एल्डरली पीपल होगा उनमें क्रोनिक डिसीज होगा, 40% में कोई ना कोई डिसेबिलिटी होगा और 20% में इश्यूज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ भी हो सकता है।
ये रिपोर्ट प्रिपेयर कौन किया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वैसे ये रिपोर्ट किया है इन कोलैबोरेशन विद हार्वर्ड स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग, ये सब मिलके ये सर्वे किया था। अब इट इज़ इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर सर्वे, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब देखो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट जो मैंने अभी अभी बताया वही है, तो तीनों से क्या क्या लिखा है? LASI फोकस ऑन हेल्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिया सडनली पॉपुलेशन। तो बेसिकली दोस्तों, जो लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया की सर्वे है ना, ये बेसिकली फोकस करता है हेल्थ में, इकोनॉमिक में एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडियाज एल्डरली पॉपुलेशन। तो बेसिकली ये फोकस करते हैं एल्डरली पॉपुलेशन का हेल्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, बिल्कुल सही है। इट इज़ कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, बिल्कुल सही है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर सर्वे that provides a longitudinal database of designing policies and programs for older population, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट्स जो है सही। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अबॉर्शन विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो दोस्तों अंडर द न्यू लॉ अर्जेंटीना, तो बेसिकली दोस्तों एक न्यूज़ आया था, अर्जेंटीना में अबॉर्शन को लीगलाइज किया अप टू 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। पहले क्या था, अर्जेंटीना में ऑन वॉलंटियरली अबॉर्शन नहीं कर सकता था, ठीक है, पर अभी 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक अबॉर्शन कर सकते हैं, उसको लीगलाइज कर दिया। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ने, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने इसके लिए फाइट किया था, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुआ था, तब जाके ये रूल लागू हो गया। इंडिया के केस क्या है? इंडिया में अबॉर्शन इज लीगल टिल 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो इंडिया में 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक अबॉर्शन लीगलाइज किया हुआ है। एयरलियर इट वाज 20 वीक्स। देखो मतलब 2020 में अमेंडमेंट आने से पहले वो 20 वीक था, 20 वीक्स था, अब वो 24 वीक्स है, ठीक है। अब देखो, New abortion laws of Argentina is considered historic because prior to the passing of the bill, abortions were permitted only in case of rape. देखो ऐसे केसेस में ही, रेप जैसा केसेस में ही अबॉर्शन परमिट करता था, वैसे नहीं करता था गवर्नमेंट, मतलब लीगलाइज नहीं किया था, मतलब अबॉर्ट करना एक ऑफेंस था। पर अभी इस लॉ के हिसाब से वो लीगलाइज कर दिया, कब तक? 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक। अब देखो, अबॉर्शन इन इंडिया इज लीगल अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस। इट कैन बी परफॉर्म्ड अंडर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इन एक्सेप्शनल केसेस ए कोर्ट में अलाउ ए टर्मिनेशन आफ्टर 24 वीक्स। वैसे 24 वीक्स तक अबॉर्ट करना तो कर सकता है, कोई आपको मना नहीं करेगा, पर 24 वीक्स के बाद अबॉर्ट करना लीगल नहीं है इंडिया में, उसके लिए कोर्ट का स्पेशल परमिशन चाहिए। When a woman gets a pregnancy terminated voluntarily from a service period, देखो दोस्तों, अगर एक टर्म मैं बता रहा हूँ आपको, दो टर्म है, एक है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और एक है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ये दोनों का मतलब क्या है? अगर कोई वीमेन जो प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर से, मतलब कोई हॉस्पिटल से, कोई डॉक्टर से, कोई क्लिनिक से अगर अबॉर्शन करवा रहा है वॉलंटियरली, अपने इच्छा से, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन, राइट। अगर कोई वीमेन का प्रेगनेंसी लूज हो रहा है बिफोर 20th वीक से पहले कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हुआ, ऐसे अबॉर्ट होना पड़ा, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है, जिसको हम कॉमनली मिसकैरेज बोलते हैं, राइट। अब 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया था अबॉर्शन के बारे में पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, जिसका नाम है शाह कमेटी, राइट, टू रिव्यू सोशियो कल्चरल, लीगल एंड मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अबॉर्शन। अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? अबॉर्शन इन इंडिया इज नॉट लीगल, गलत है दोस्तों, अंटिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने अभी भी आपको बताया 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक वो लीगल है इंडिया में। अब शाह कमेटी के बारे में एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। अब तीसरा, अर्जेंटीना इज द लार्जेस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज अबॉर्शन। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है, पर देखो लार्जेस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री लिखा है। आप लोग मुझे ये बताइए, लैटिन अमेरिकन कंट्री में, मतलब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? पर अर्जेंटीना लार्जेस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री है टू लीगलाइज अबॉर्शन, ठीक है, थोड़ा घुमा के स्टेटमेंट लिखा है, वैसे ये सही है, ठीक है, मतलब अबॉर्शन को लीगलाइज किया हुआ लार्जेस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना है। वैसे साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, आप लोग मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राष्ट्रीय कामधेनु आयोग RKA विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, अगेन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। देखो न्यूज़ क्या आया था दोस्तों, ऑन ट्यूसडे
आयोग अपलोडेड, मतलब नीति आयोग अपलोडेड ऑन इट्स वेबसाइट ए 54-page reference material for the Kamathinenu Go Vigyan Prachar Prasar examination to be held on February 25. The material would help candidates get maximum awareness about कामधेनु गो विज्ञान। तो काउस के बारे में, गायों के बारे में मैक्सिमम अवेयरनेस के लिए अब एक एग्जाम कंडक्ट करने वाले, इसका एक न्यूज़ आया था। तो ये जो एग्जाम है फरवरी 25 को होने वाला है, दिस वुड हेल्प कैंडिडेट्स टू गेट मैक्सिमम अवेयरनेस अबाउट द कामधेनु गो विज्ञान, ठीक है, ऐसा एक न्यूज़ आया था। अब देखो, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है क्या? इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर द कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ काउस एंड देयर प्रोजेनी, मतलब बच्चे, फॉर गिविंग डायरेक्शन टू द कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो बेसिकली काऊ, गाय का पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए और क्या है, इसकी जो यील्ड है, जो दूध देता है ना, इसको यील्ड को बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ करने के लिए एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया था प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। इट इज़ ए हाई पावर्ड परमानेंट बॉडी टू फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम रिलेटेड टू कैटल। अगर कैटल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी स्कीम है, इसके लिए एक अपेक्स बॉडी रहेगा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। अब देखो, आर के हमें किस लिए चाहिए? लाइव स्टॉक इकोनॉमी सस्टेन्स नियरली 73 मिलियन हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज, ठीक है। ये जो लाइव स्टॉक इकोनॉमी है, मतलब गाय बकरी ये सब होता है लाइव स्टॉक। तो ये जो इससे जो लाइवलीहुड चलाते हैं ना जो लोग, मतलब गाय का दूध बेच के ये सब, ये 73 मिलियन हाउस होल्ड है रूरल एरियाज में। इसलिए ऐसे स्कीम्स जो कैटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये सब इंपॉर्टेंट तो है ही इंडिया में। Even though the country is the largest producer of milk, average milk yield in India is only 50% of world average. देखो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, पर एवरेज मिल्क यील्ड, मतलब एक गाय से जो दूध मिलता है ना, वो वर्ल्ड एवरेज से 50% ही है। द लो प्रोडक्टिविटी का कारण क्या है? द लो प्रोडक्टिविटी इज लार्जली ड्यू टू डिटेरिएशन ऑफ जेनेटिक स्टॉक, पुअर न्यूट्रिशन एंड अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये सब रीज़न है दोस्तों। देखो, पुअर न्यूट्रिशन मतलब खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट वाला खाना नहीं मिल रहा है, और मैनेजमेंट जो है अनसाइंटिफिक है, ठीक से कुछ पढ़ाई करके कुछ रिसर्च करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करता है, वैसे जो चलते आ रहा था ट्रेडिशनली वही सब कर रहे हैं। ये सब की वजह से, मतलब न्यूट्रिएंट खाना नहीं मिलने से हमारी गायों का जो यील्ड है, मिल्क यील्ड है, मतलब दूध जो मिलता है उनसे, वो बहुत कम है। एक्चुअली इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम है, पर हमें मिल नहीं पाता है। तो दोस्तों, हमारे स्टेटमेंट तीनों सही है। क्या क्या लिखा है? आर के हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाई पीएम फॉर द कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही, मैंने अभी भी बताया। एवरेज मिल्क यील्ड इन इंडिया इज ओनली 50% ऑफ वर्ल्ड एवरेज, बिल्कुल सही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, recently Indian External Affairs Minister visited Sri Lanka on a 3-day visit. Consider the following statements on India and Sri Lanka which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा वीडियो पोस्ट करके। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बड़े सिंपल स्टेटमेंट्स थे। देखो दोस्तों, एडम्स पीक की बात करते हैं। एडम्स पीक जो है एक सेक्रेट माउंटेन माना जाता है श्रीलंका में, सेंट्रल श्रीलंका में, ठीक है। अब देखो, हिंदू ट्रेडिशन में ये मानते हैं कि हनुमान जी और शिव जी का फुटप्रिंट है। ये जो फोटो में आप दिख रहे हो ना, ये है फुटप्रिंट। ये हिंदू ट्रेडिशन में ये मानते हैं कि लॉर्ड शिवा या लॉर्ड हनुमान का फुटप्रिंट है। अब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में गौतम बुद्धा का फुटप्रिंट मानते हैं, और इस्लामिक ट्रेडिशन में एडम का फुटप्रिंट मानते हैं, और क्रिश्चियन ट्रेडिशन में सेंट थॉमस का फुटप्रिंट मानते हैं। तो सारे रिलीजन के लिए बहुत स्पेशल है। अब टाइम जोन की बात करते हैं दोस्तों। 15 अप्रैल 2006 को श्रीलंका ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ मैच किया था। वैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पे? इलाहाबाद ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया, कहाँ? 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये हमें पता ही है। तो श्रीलंका इज ए मेंबर ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स बीमस्टेक एंड सार्क इन विच इंडिया प्लेस ए लीडिंग रोल, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये तो आपको पता ही होगा, एक तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज में और बीमस्टेक में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो होता है। अब देखो दोस्तों, हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या लिखा है? मेंशन्ड इन वेरियस लेजेंड एंड रिलीजियस थ्योरीज, एडम्स पीक इज लोकेटेड इन श्रीलंका, बिल्कुल सही है। एंड श्रीलंका इज ए मेंबर ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स बीमस्टेक एंड सार्क, बिल्कुल सही है। इंडिया एंड श्रीलंका शेयर द सेम टाइम जोन 5 और 30 मिनट्स, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, और फाइनल क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ज्योग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिए। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। What makes these islands truly beautiful and sets them apart from the rest of the islands is that these two islands are joined by a natural sandbar. During high tide, the sandbar disappears, leaving a trail of water between the two islands, and during low tide, the sandbar appears again, making the islands look majestic. About which two islands in India the statement refers to?
इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स, आप लोग कितने मार्क्स ला पा रहे हैं, ये सब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।